अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है, बुनियादी तौर पे ये भी वो जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की सीरीज़ है उसी का एक हिस्सा है। और जैसा कि हम समझते हैं कि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी के गोल्स अचीव करने के लिए हमेशा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्ट्रगल जो सी है उस वक्त तक फ़ायदा मंद नहीं होती या हार्ड वर्क फ़ायदा मंद नहीं होता जब तक हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन या अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ना हो। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो होती है उनका मकसद ये है कि आपके साथ कुछ ऐसी मालूमात शेयर की जाए जो आपको अपनी ज़िंदगी के गोल्स अचीव करने में मददगार साबित हों। तो जो आज की मेरी वीडियो है ये बुनियादी तौर पे उन प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट्स के लिए हैं जो ये फैसला कर रहे हैं कि जनाब क्या उन्हें अमेरिका इमिग्रेशन करनी चाहिए, इन्हें इमिग्रेट करना चाहिए एज ए न्यू इमिग्रेंट, या उन्हें कनाडा की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही नॉर्थ अमेरिका के दो बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। और अक्सर लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि जनाब अमेरिका में ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है न्यू इमिग्रेंट्स की या कनाडा के अंदर ज़्यादा बेहतर है। तो इस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली डिटर्मिन करने के लिए, क्योंकि ये क्या असर है भी तो हम कह सकते हैं किसी का कोई रिश्तेदार दोस्त यार है जो अमेरिका में रहेगा या वहाँ लाइफ भी ठीक है, जो कनाडा में रह रहा है वहाँ भी लाइफ ठीक है। लेकिन मैंने इसको 10 फैक्टर्स या क्राइटेरिया के ऊपर आज आपके साथ इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप इस वीडियो को सुनने के बाद खुद इस बेहतर पोजीशन में हो कि जनाब अगर आपने इमिग्रेशन की प्लानिंग करनी है तो आपके लिए अमेरिका एक मौजू मुल्क होगा या कनाडा आपके लिए एक मौजू मुल्क होगा। तो लिहाजा इस वीडियो को जनाब आप बहुत गौर से देखें और उसके बाद फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फीडबैक भी प्रोवाइड कीजिएगा। और आगे चलने से पहले जाहिर बात है हम आपके लिए ये इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाते हैं, कुछ इस पर तहकीक करते हैं, वक्त गुजारते हैं। तो जनाब हमारी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलें जनाब फिर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब जब हम इमिग्रेशन की प्लान करते हैं कि जनाब हमने अमेरिका आना है या कनाडा, तो जो पहला सवाल जहन में आता है अक्सर लोगों के वो ये जनाब कि कौन सी जॉब्स जो हैं वो इन डिमांड हैं अमेरिका में और कनाडा में। हर बंदे की एक रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होती है और आप देखना ये चाहते हैं कि जनाब जो आपका प्रोफेशन है या आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हवाले से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ लेटेस्ट डेटा के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो करंटली जो ट्रेंड चल रहा है अमेरिका में और कनाडा में, तो पहले अमेरिका में देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, जॉब इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा डिमांड मिलेगी जॉब्स की, जहाँ पे बासानी आपको कोई ना कोई जॉब मिल सकती है अगर आपका ताल्लुक इस किसी पेशे से है। तो इसमें जनाब एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंजीनियरिंग सेक्टर, क्योंकि मैं ये ब्रॉड टर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके अंदर सब सेक्टर्स भी बेशुमार हैं। उसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन या तजर्बा इस फील्ड में है तो अमेरिका तब भी आपके लिए बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगा। हेल्थ सेक्टर के हवाले से भी वहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है और फाइनली जो कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त अमेरिका में पिछले चंद सालों में। अब जनाब इसी तनाज़र में अगर हम कनाडा के हवाले से बात करें, आप कहते हैं कि जनाब कनाडा के अंदर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो गालबन आपका प्रोफेशन शायद वहाँ पर ज़्यादा मौजूद या अप्रोप्रिएट होगा। तो इसमें जनाब फिर इंजीनियरिंग यहाँ पे भी बड़ी रेलिवेंट है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, इस फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो यहाँ पर जॉब जो सी हैं आपको मिलेंगी। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ट्रक ड्राइवर, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं तो जनाब तब भी कनाडा में आपके लिए मौजूद ये चीज़ होगी। इसके अलावा अगर आप वेल्डर हैं, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये चंद वो की किस्म की जॉब सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आप कनाडा में आके ज़्यादा आसानी से निस्बतन बाकी प्रोफेशन के मुकाबले में आपको ज़्यादा आसानी से जॉब मिलने के इम्कानात हैं। अच्छा ना, जब हम बात करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है मेजॉरिटी लोग 99% लोग या एटलीस्ट 95% लोग जो हैं वो एम्प्लॉई माइंडसेट के साथ ही पैदा हुए होते हैं। उन्होंने नौकरी करनी होती है, यानी वो अपना बिजनेस कारोबार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ कम जाते हैं। 5-7% लोग होते हैं जो जॉब क्रिएटर्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बाकी मेजॉरिटी लोग एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आपने ये फैसला करना है कि जनाब आपने अमेरिका की तरफ इमिग्रेशन करनी है या आपने कनाडा एज एन न्यू इमिग्रेंट आना है। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपको एक ओवरऑल पिक्चर देता है कि जनाब बुनियादी तौर पे जो एम्प्लॉयज़ के लिए उस मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटी के हालात कितने साजगार हैं या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम यूएसए के हवाले से 2023 जो साल इस वक्त चल रहा है तो इसके हवाले से बात करें तो यहाँ पर इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमेरिका में चल रहा है वो 3.7% है। उसके मुकाबले में कनाडा के अंदर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, वो 5.2% चल रहा है। और अगर हम बात करें जनाब पिछले 20 सालों की एवरेज की कि जनाब ये तो चले करंट ईयर का ट्रेंड है, लेकिन जाहिर अगर माजी में हालात अच्छे रहे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड के बेस के ऊपर कि आगे भी हालात अच्छे हो जाएंगे।
तो अगर हम 20 साल के स्टैटिस्टिक्स का अहाता करें तो जो औसतन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमेरिका में रहा है वो 5.72% रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब अगर हम कनाडा के हवाले से 20-25 साल का अहाता करते हैं तो यहाँ पे ये रेट 7.58% रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को देखें या जो हिस्टोरिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, दोनों में ही अमेरिका में निस्बतन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कम हैं और कनाडा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हायर हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है उन लोगों के लिए जो ज़ाहिर पता मिलता है मेजॉरिटी लोग जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आना चाहते हैं कि जी अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ निस्बतन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कनाडा। एक और जनाब जो रेलेवेंट फैक्टर किसी भी इमिग्रेंट या प्रूडेंट इमिग्रेंट के देन में होता है वो होता है इन्फ्लेशन का रेट उस मुल्क में जहाँ आप जाना चाहें, अफरात-ए-ज़र, क्योंकि महंगाई से हर बंदा परेशान है। अगर हम कहते हैं यार इट्स ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन जाहिर बात है हर मुल्क का जो अपनी इंडिविजुअल इन्फ्लेशन रेट होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें अगर हम फिर औसतन इन्फ्लेशन रेट के हवाले से बात करेंगे कि अमेरिका में पिछली दहाइयों में और अभी तक ओवरऑल एवरेज इन्फ्लेशन रेट अफरात-ए-ज़र क्या आ रहा है ताकि हमें एक ट्रेंड पता चले कि उस मुल्क में कितनी महंगाई है, तो वो अमेरिका में 3.8% इन्फ्लेशन रेट रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब कनाडा की हम बात करते हैं तो ये औसतन रेट 6.8% है। तो फिर जनाब अगर हम अफरात-ए-ज़र या इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें तो अमेरिका एक सस्ता मुल्क तस्वर होगा इमिग्रेंट्स के हवाले से और जो लोग वहाँ रहना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू कनाडा जहाँ पर ज़िंदगी ज़्यादा महंगी है। 6.8 कनाडा में बता रहा हूँ, जबकि अमेरिका के अंदर जो था ये रेट जो सा है ये उसके मुकाबले में बहुत कम है 3.8। तो तकरीबन कोई 3% का औसतन फ़र्क है। तो ये भी आपके लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है जब आप इमिग्रेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे हो कि आपने अमेरिका आना है या आपने कनाडा आना है। जनाब एक और जो रेलेवेंट फैक्टर होता है वही मैंने बात की कि एम्प्लॉय माइंडसेट मेजॉरिटी लोगों ने जॉब्स ही करनी होती है। तो फिर सवाल ये आता है कि यार एवरेज इनकम या सैलरी जो सी है वो उसे कहते हैं अमेरिका और कनाडा में क्या है। तो जनाब अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर दोबारा जो एक एवरेज सैलरी फिर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं इस वक्त करंटली 2022-23 में तो तकरीबन ये 59,000 या 60,000 US डॉलर्स बनती है एवरेज जो एक सैलरी आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल की। कनाडा में ये 62,000 डॉलर्स है। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि बुनियादी तौर पे आपको पता है जो US डॉलर है वो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन डॉलर, फ़र्क है उसमें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं ये US डॉलर्स में सेपरेट बता रहा हूँ, कैनेडियन डॉलर में डिफरेंट बता रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि जब एज एन इमिग्रेंट आप एक मुल्क में आने का फैसला कर लेंगे तो कनाडा में रहेंगे तो कैनेडियन डॉलर में ही आपने कमाना है और कैनेडियन डॉलर में ही स्पेंड करना है, लिहाजा US डॉलर के साथ उसका कंपेरिजन मीनिंगलेस होगा। सिमिलरली इफ़ यू आर इमिग्रेटिंग टू USA तो आपने US डॉलर्स में ही कमाना है और US डॉलर्स में ही स्पेंड करना है। तो इसलिए मैं इन दोनों को ये नहीं मैं कह रहा कि US डॉलर्स को कन्वर्ट कर दूं कैनेडियन डॉलर में या कैनेडियन डॉलर को US में, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन फिर रेलेवेंट नहीं रहेगी। क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से कि जनाब आपने जिस मुल्क में रहना है वहाँ पर आपकी आमदनी कितनी है और जिसका मैंने पीछे इन्फ्लेशन में उसके हवाले से आपसे बात की ताकि आप ओवरऑल आपके सामने एक पिक्चर जो सी है वो इमर्ज हो रही हो। अच्छा जनाब एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट जब आप किसी मुल्क में इमिग्रेट करते हैं तो फिर या किसी भी दुनिया की जगह तो इंसान कहता है यार मेरा एक घर हो, तो जाहिर बात है जो घरों की कीमतें होती है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है या क्राइटेरिया जब लोग प्लानिंग करते हैं कि यार किस मुल्क में जाके आबादकारी करें ताकि वहाँ पर हम कम से कम अपना एक घर तो बना सकते हैं। तो अगर हम घरों की कीमतों के हवाले से बात करें तो इस वक्त 2022-23 में जो एक एवरेज घर की प्राइस है, क्योंकि इसमें वेरिएशन डिफरेंट होंगी, डिपेंड करता है आप डिटैच घर की बात कर रहे हैं, सेमी डिटैच की, कौन एक एवरेज प्राइस के हम एक पैटर्न देने के लिए आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका में वो तकरीबन $436,000 औसतन एक घर की कीमत है। और वही अगर आप कनाडा के अंदर देखें तो कनाडा में वो $7,16,000 है। फिर कनाडा घरों के मुकाबले में बहुत महंगा है अमेरिका के मुकाबले में। यानी अगर आमदनी आपकी, जिस हमने पीछे बात की कि जी अगर आप $60,000 कमा रहे हैं तो $7,16,000 का घर खरीदना आपके लिए काफ़ी मसला हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप 60,000 US डॉलर्स कमा रहे हैं USA में तो $4-4.25 लाख का US डॉलर में घर लेना आपके लिए निस्बतन आसान होगा। और इसी तरह जब हम घरों की कीमतों में देखते हैं कि पिछले 20-30 साल में उतार चढ़ाव क्या आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर अफरात-ए-ज़र इन्फ्लेशन जो सी है वो आपके जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको भी अफेक्ट करती है। तो अमेरिका में ये तकरीबन 4.6% ग्रोथ रही है, तो 4.6% के तनासुब से घरों की कीमतें बढ़ती रही हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कनाडा की जब बात करते हैं तो पिछले 20-25 साल में ये 6.11% से बढ़ रही है। तो फिर वही पैटर्न नज़र आ रहा है कि जिस तरह अफरात-ए-ज़र भी कनाडा में ज़्यादा है अमेरिका के मुकाबले में, तो उसी अफरात-ए-ज़र इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर पे भी हो रहा है और रियल एस्टेट में भी कीमतें ज़्यादा बढ़ रही हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिका।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि जनाब उनका एक अपना घर हो और जनाब क्या वो कनाडा में आसानी से घर खरीद सकते हैं या अमेरिका में, ये आपके लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। अच्छा जनाब, एक और चीज़ जो रेलिवेंट है, जब हम एज एन इमिग्रेंट आते हैं तो बेशुमार हम में से लोग जो से अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में दाखिला देते हैं। अगर खुद नहीं भी करते तो हमारे बच्चे यहाँ पे आके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते हैं। स्कूल तक की एजुकेशन ग्रेड 12 तक तो अमेरिका हो या कनाडा हो, पता है वो पब्लिक स्कूल होते हैं, वो फ्री होती है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर जो एजुकेशन जो सी है वो उसे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम फिर बात करें कि जनाब एक औसतन एक एवरेज यानी फिर वेरी करेगा फ्रॉम कोर्स टू कोर्स, डिग्री टू डिग्री, कुछ एक्सपेंसिव होती हैं आपको पता है कोर्सेज, कुछ कंपैरेटिवली कम होते हैं। अगर हम एक औसतन फिगर की बात करें तो अमेरिका के अंदर सालाना तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि जो एक डिग्री आपको लेने के लिए औसतन आपको कुछ $70,000 US डॉलर्स का खर्चा करना पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो यूनिवर्सिटी कनाडा की हैं उनके अंदर आपको औसतन, ये मैं कैनेडियन सिटीजन के हवाले से बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस हमेशा ज़्यादा होती है। तो कनाडा में ये चीज़ जो है तकरीबन $60,000 है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो कनाडा में तालीम, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन जो अपनी जेब से आप पे करते हो यानी प्राइवेट या पब्लिक, वो निस्बतन थोड़ी सी सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। तो अमेरिका तालीम के हवाले से जो सा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन उसके हवाले से वो एक महंगा मुल्क है। अगर आपने या आपके बच्चों ने यहाँ पे आके तालीम हासिल करनी है तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। अब जनाब एक और जो बड़ा रेलेवेंट फैक्टर आता है वो ये है कि इंसान कहता है जनाब मैं इंसान हूँ और इंसान कभी भी बीमार हो सकता है। तो जो हेल्थ अपॉर्चुनिटी की फैसिलिटी है वो उसे कहते हैं दोनों मुल्कों में उसका क्या कंपैरिजन है। तो ये तो जनाब आप लोगों को पता है कि USA वो मुल्क है जिसके अंदर हेल्थ फ्री नहीं है। बेशुमार मुल्कों में हेल्थ आपको गवर्नमेंट फंडेड होती है, लाइक UK की यहाँ बात करते हैं या कनाडा की। अब कनाडा के अंदर तो आपको पता है जब यहाँ पे आते हैं आपको एक OHIP कार्ड, अगर हम बात करें ओंटारियो प्रोविंस के हवाले से या बाकी किसी और प्रोविंस में आपको कार्ड मिलता है, दैट इज इंश्योरेंस कार्ड जो गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे करती है। और उसमें स्वाइट डेंटल में भी कुछ चीज़ें वो ग्रेजुअली ऐड करेंगे, प्राइमरीली बाकी सब जो मेजर आपकी सिकनेस, डिजीजेज और जो सारे के सारे डॉक्टर से कोई रेफरल्स हैं या बाकी चीज़ें मेडिसिन को निकाल के अगर आपकी इनकम सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर है वो सब कुछ कवर्ड होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब USA में अगर आप इमिग्रेशन की प्लान करें तो वहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है जो काफ़ी महंगी है। अगर हम बात करें जनाब फिर करंट पैटर्न क्या चल रहा है इस वक्त 2022-23 में अमेरिका में, तो एज एन इंडिविजुअल अगर आपने एक सिंगल बंदे ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो साल का खर्चा तकरीबन $8,000 के करीब है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप फैमिली की पूरी इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं यानी हस्बैंड वाइफ है, 2-3 बच्चे हैं, तो वो औसतन कोई $22,000 से $23,000 भी हो सकता है एक साल का। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका मतलब ये कि आप जो भी चीज़ कमाएंगे कनाडा में अगर आप सिंगल हैं तो आपका $7-8,000 का अगर औसतन हम खर्चा तस्वुर करें इंश्योरेंस का तो वो तो फ्री है, गवर्नमेंट ने पे कर दिया। और आपकी फैमिली है तो $22-23,000 वो भी गवर्नमेंट ने आपके बिहाफ पे कर दिया। अमेरिका में अगर आप हैं तो आपको ये $8,000 या $22,000 फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा। तो उसको अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकल यानी मैं थोड़ा सा एनालिसिस भी साथ करता हूँ, जो अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि जनाब जो बंदा कनाडा में रह रहा है वो अगर अमरीकी के मुकाबले में एक फैमिली औसतन $22,000 सालाना कम भी कमा रही है तो उसका मयार ज़िंदगी अगर सेहत और उसके हवाले से देखें तो मोर लेस बराबर होगा उस अमरीकी के मुकाबले में जो वहाँ पर अमेरिका में आपसे $22,000 ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट तकरीबन $22-23,000 का यानी फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रही है। और आपको पता है बीमारियों और ये चीज़ें जो सी हैं ज़िंदगी में हर इंसान के साथ चलती हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो सकती है एज ए न्यू इमिग्रेंट आपके लिए कि जनाब उसे कहते हैं इतनी ज़्यादा हैवी जो सी है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की पोजीशन में हैं या आप उसे कहते हैं हेल्थ के बेनिफिट को एंजॉय करना चाह रहे हैं। नहीं, हम ये देखते हैं कि बेशुमार लोग जो जिनके पास यानी अमेरिका की नेशनलिटी भी है, कनाडा की भी है, वो जब कोई इलाज वगैरह कराना होता है दे वुड ऑलवेज प्रेफर कि जनाब वो कनाडा आएंगे, उन्हें पता होता है कि वहाँ पे इंश्योरेंस लेके बहुत महंगा उनके लिए पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी एक कंसिडरेशन आप समझते हैं ना, यानी इंडिविजुअल है तो $8,000 सालाना खर्चा औसतन और फैमिली है तो $22-23,000, ये बहुत बड़ी अपनी इनकम के ऊपर आप ऐड कर लें या इनकम में से माइनस कर लें अगर आपने ये पे करना है अपनी जेब से। अच्छा ना, फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम जब किसी मुल्क में इमिग्रेट करते हैं तो हर इंसान कहता है यार मैं अपना मुल्क छोड़ के इतनी दूर हज़ारों मील दूर अमेरिका या कनाडा आ रहा हूँ तो यार यहाँ पर क्राइम रेट क्या है, कहीं ये तो नहीं कि मेरी ज़िंदगी जो सी है वबाल का में फंस जाएगी और जनाब मैं परेशान और डरा सहमा ज़िंदगी गुजारूंगा। तो क्राइम रेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जनाब एक जो मोटा असूल आप याद रखें जब कनाडा और अमेरिका के क्राइम रेट्स की बात करते हैं, क्योंकि क्राइम की नेचर डिफरेंट है, उनके प्रोविंशियल स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट है, फेडरल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट है, इवन विद इन रीजनल म्यूनिसिपैलिटी स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट है। लेकिन एक जो मोटा असूल है वो ये कि सब जो एनालिस्ट हैं इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि जी अमेरिका में औसतन जो क्राइम रेट है वो कनाडा के मुकाबले में दुगना है,
डबल कुछ भी, यानी इसमें अगर आप उस मिसाल के तौर पे असॉल्ट की बात करें, मर्डर की बात करें, आप थेफ्ट की बात करें, सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, वगैरह वगैरह, वैंडलिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा, तो औसतन डबल क्राइम रेट है। जब क्राइम रेट डबल है तो आपको पता है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आपके ज़हन में ये भी पर्सपेक्टिव हो, फिर मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर दूं कि अमेरिका की आबादी कनाडा के मुकाबले में 10 गुना है, तो अगर ये क्राइम रेट डबल है तो इसको यूँ समझ लें कि अगर वहाँ पर औसतन कनाडा में अगर एक बंदा कत्ल होता है, अगर हम मर्डर या होमिसाइड के हवाले से बात करें, तो अमेरिका में डबल का मतलब 2 नहीं होगा। अमेरिका में डबल का मतलब 10 गुना आबादी है, 2 10 20, तो वहाँ पर 20 बंदे मर रहे हैं साल के, कत्ल हो रहे हैं। यानी कनाडा में एक बंदा मर रहा है, अमेरिका में 20 बंदे मर रहे हैं। डबल का मतलब ये होगा, आबादी भी तो देखना 10 टाइम, ये परसेंटेज में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वहाँ आबादी ज़्यादा होते हैं, लोग मार रहे हैं, ठीक है ना, तभी परसेंटेज डबल हो गई, हम परसेंटेज में बात करें। इसी तरह यहाँ पे अगर किसी का खुदा न खासा सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तो अमेरिका में उसके मुकाबले में 20 सेक्सुअल असॉल्ट्स हो रहे हैं। अगर यहाँ पर औसतन अगर एक चोरी हो रही है घर में तो अमेरिका में 20 चोरियाँ हो रही हैं। तो ये एक एनालिसिस भी आपके जहन में होनी चाहिए। अक्सर लोग जब इस तरह परसेंटेजेस की बात करते हैं और फिर एब्सोल्यूट टर्म में, तो वो इतने वो क्रिटिकली इसको इवैल्यूएट नहीं करते, दुगने से मुराद लेते हैं कि यार एक मर्डर है तो वहाँ 2 है। नो, आपने पॉपुलेशन के रेफरेंस से देखना है, क्योंकि आबादी भी उसकी 10 गुना है, तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट 20 गुना हो जाएगा एज कम्पेयर टू कैनेडा। तो इसलिए अगर आपको क्राइम से या इन चीज़ों से आप घबराते हैं, जो मोस्टली शरीफ लोग घबराते हैं, तो शायद, और आप एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और थोड़ा और सुथरा खाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शायद कनाडा आपके लिए एक बेहतर मुल्क होगा। अगेन फाइनल डिसीजन विल बी योर्स। जनाब, और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, क्लाइमेट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मौसम जो होता है जनरली, जो हम बात करें वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट। अब जब हम कनाडा के बारे में बात करते हैं, हमें पता है कि जनरल जो इंप्रेशन है कि कनाडा इज़ अ कोल्ड कंट्री, तो डेफिनेटली कनाडा में सर्दी होती है। और अगर आप मेरे से भी पूछें तो मैं कहूँगा जी 4 महीने तो काफ़ी सख्त सर्दी होती है, ठीक है ना, अगर हम बात करें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की। और बाकी जो 2 महीने होते हैं, अगर आप पहले उसे कहते हैं देखें, तो थोड़े से मॉडरेट, और 6 महीने मौसम अच्छा होता है। और फिर कनाडा की मेन प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी कनाडा की आबादी है वो सारी अमेरिका के बॉर्डर के साथ, यानी 100 मील के रेडियस के अंदर रहती है, क्योंकि ऊपर जो नॉर्थ है कनाडा, वो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, फॉर द सिंपल रीज़न कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो तभी हम कहते हैं कोई 90% जो कनाडा है वो तो बिल्कुल विल्डरनेस है, वहाँ पे आप रह नहीं सकते। ऑन द कॉन्ट्री, जब अमेरिका की हम बात करते हैं तो पूरा अमेरिका, उसकी सारी की सारी 50 स्टेट्स या रियासतें जो सी हैं वो सारी हैबिटेबल हैं। वहाँ पे आप कहीं भी चले जाएँ, गर्मी है, सर्दी भी मॉडरेट है, सर्दी ज़्यादा भी है तो बेयरेबल है, और गर्मी है तो वो भी बेयरेबल है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप मॉडरेट क्लाइमेट को पसंद करते हैं तो गालबन आपके लिए फिर कनाडा की सर्दी थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो आप ये सोचेंगे नहीं यार, मैं तो इतनी सर्दी में नहीं रह सकता, तो मैं तो अमेरिका में ही रहने को तरजीह दूँगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप समझते हैं कि नहीं यार, मुझे कनाडा की ग्रीनरी और जो क्लीनलीनेस है, क्योंकि कनाडा अमेरिका के मुकाबले निस्बतन ज़्यादा ग्रीन है, ज़्यादा क्लीन, ऑब्वियस बात है। जब नीचे गर्मी होगी, रेगिस्तान होंगे, बाकी चीज़ें होंगी अमेरिका में, तो वहाँ पे फिर जाहिर बात है वो उतनी ज़्यादा क्लीनलीनेस या ग्रीनरी या मौसम उतना आपको फ्रेश नहीं मिलेगा। बट एनीवे, इट्स योर चॉइस। अगर आप सर्दी से घबराते हैं तो अमेरिका चले जाएँ, और अगर आप समझें कि सर्दी इज़ नॉट रेलिवेंट, मुझे इस तरह की क्लाइमेट पसंद है, तो कनाडा भी ठीक है, अदरवाइज़ अमेरिका आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। और 10वां जो फैक्टर है जनाब, वो है इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स के हैं। क्योंकि जो हम मफरूज़े पे चल रहे हैं कि जनाब आपने फैसला करना है कि जी आपने कनाडा इमिग्रेशन करनी है या अमेरिका, तो ये हम अस्यूम करें कि जनाब जैसे आपकी मर्ज़ी, आपने कहा जी बाजार में गए जैसे और इमिग्रेशन पड़ी और आपको प्लेट में पड़ी खरीद के लेंगे, ऐसे नहीं जनाब। जब हम कंपेरिजन करते हैं तो उसमें यहाँ पर देखें कि अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेशन है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम इकोनॉमिक क्लास की या फैमिली क्लास की कंबाइंड फिगर्स की बात करें तो औसतन एक साल में सिर्फ 1,40,000 न्यू इमिग्रेंट्स को वेलकम करते हैं। यानी इतना बड़ा मुल्क है, 10 गुना बड़ा आबादी के लिहाज से कनाडा के मुकाबले में, लेकिन वो कितने इमिग्रेंट्स को औसतन वेलकम करते हैं सालाना? 1,40,000 अफराद। ऑन द कॉन्ट्री, जब हम कनाडा की बात करते हैं जो आबादी में तो 10 गुना कम है, लेकिन जनाब इमिग्रेंट्स में वो कहते हैं जी 5 लाख इमिग्रेंट है, जो करंट पॉलिसी चल रही है इसमें अगले 5 सालों में 5 लाख इमिग्रेंट सालाना यहाँ पर आएंगे, जिसमें इकोनॉमिक क्लास, फैमिली क्लास और बिजनेस क्लास सारा कुछ शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो कनाडा में न्यू इमिग्रेंट्स के लिए तकरीबन कोई 5 गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, चांस है कि उनकी इमिग्रेशन हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप अमेरिका के हवाले से बात करेंगे तो वहाँ पर आपका 5 गुना चांस कम है, 5 टाइम या 500%। इसके अलावा जो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब आपको ग्रीन कार्ड अमेरिका में मिलता है, अगर आपको मिल जाता है, वो 1,40,000 में आते हैं, तो उनका कुछ लॉज इतने स्ट्रिक्ट है कि आपको अगर 1 साल से ज़्यादा अरसा आप अमेरिका से बाहर हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपका ग्रीन कार्ड स्टेटस कैंसिल हो जाए या सस्पेंड हो जाए। ऑन द कॉन्ट्री, कनाडा के अंदर आप 5 साल के अरसे में सिर्फ अपने 2 साल जो उनसे
लगातार नहीं रहना, यानी ओवरऑल जो आपका यानी टोटल सम टोटल है 5 सालों के अंदर वो 2 सालों के बराबर बने, तो आपका जो PR स्टेटस है वो इंटैक्ट रहता है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप इस तरह के इमिग्रेंट हैं जिन्होंने फ्रीक्वेंटली बैक एंड फ्रो मूव करते रहना अपनी होम कंट्री और फिर कनाडा या अमेरिका, तो फिर आपके लिए कनाडा ज़्यादा बेहतर है इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि 5 साल के अरसे में 2 साल मुल्क के अंदर रहना डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर वो निस्बतन आसान है। ऑन द कॉन्ट्री की तरफ आप 1 साल के लिए चले गए जैसे अमेरिका में, तो आपका जनाब ग्रीन कार्ड स्टेटस जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो कनाडा में क्या है कि आप आए, आपने साल रहे, आप 2 साल के लिए गायब हो गए, 2.5 साल के लिए गायब हो गए, आपको कोई मसला नहीं। फिर दोबारा आप आगे 6 महीने 8 महीने रहे, फिर 6 महीने चले गए, फिर दोबारा आगे, फिर 2 साल आपने 5 साल में पूरे कर दिए। तो जनाब ये जो इमिग्रेशन की जो उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और रिक्वायरमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो न्यू इमिग्रेंट के जहन में होना चाहिए। तो जनाब यहाँ पे इन 10 फैक्टर्स के हवाले से मैंने आपके साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, उनके हवाले से उनके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ मैंने आपको एनालिसिस भी पेश कर लिया। तो आई एम श्योर यू आर इन अ बेटर पोजीशन नाउ, क्योंकि हर बंदे के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस आर डिफरेंट, दे आर यूनिक। तो अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस को कीपिंग रिव्यू के जनाब आप किस प्रोफेशन के अंदर हैं, मिसाल के तौर पर आप किस एज के हिस्से में हैं जहाँ पर आपकी इमिग्रेशन हो सकती है या नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके जनाब उसे कहते हैं क्या कंसिडरेशन है इमिग्रेशन की, रिलेटिव रहते हैं इसलिए यहाँ पे आना चाह रहे हैं, या आप उसे कहते हैं हेल्थ को और एजुकेशन को जो फ्री यहाँ पे फैसिलिटी है कनाडा में, या यहाँ लो क्राइम रेट है उसको प्रेफर कर रहे हैं, या जनाब आप किसी ऐसी क्लाइमेट में जाके रहना चाह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो तो गाल में फिर अमेरिका आपके लिए बेहतर होगा, या यहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं या मैं US डॉलर्स के अंदर कमाना चाह रहा हूँ तो शायद आपके लिए अमेरिका बेहतर होगा। तो आई मीन देयर इज़ नो वन राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन के जनाब वेदर यू शुड इमिग्रेट टू कनाडा और यू शुड इमिग्रेट टू USA। ये डिपेंड करेगा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के जनाब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, आपको इमिग्रेशन का मौका भी मिल रहा है कि नहीं, जिस अमेरिका में 1,40,000, यहाँ पर 5 लाख कनाडा में, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है मैनीफोल्ड। फिर जिस हम क्राइम रेट है उसकी बात की, फिर ये कि जनाब वाला आपकी अपनी क्वालिफिकेशन या बाकी फैक्टर्स जो उनसे हैं वो किस तरह आपको इस फैसले को पहुँचाते हैं कि जनाब कौन सी चीज़ आपके लिए। तो जनाब उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको थम्स अप भी दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर वही रिक्वेस्ट कि जनाब फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि फ्यूचर में भी आपके लिए इस तरह की जो रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं वो हम आपके लिए लाते रहें अपने ट्रैवल ब्लॉग्स और बाकी चीज़ों के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाएं, जिसे हम पहले में भी कई बार बता चुका हूँ कि उसको डिफरेंट जानरा में हमने उसे कहते हैं डिवाइड किया हुआ है, ताकि आप उसमें फूड से रिलेटेड अगर आपको खाने पीने का शौक है वो वीडियोज़ भी मिलेंगी, इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ मिलेंगी, आपको ट्रैवल ब्लॉग्स USA के मिलेंगे, आपको कनाडा के ट्रैवल ब्लॉग्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो अपनी पसंद की या बेशुमार वीडियोज़ जो है वहाँ पर देख सकते हैं। ओके जनाब, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। खुदा हाफिज़।